हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे 7वीं कक्षा का 7वां चैप्टर मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। इस पिक को जरा गौर से देखिए। इसमें से आप कितने घरों को पहचानते हैं और कितनों में आप रह चुके हैं? अब जरा इसे देखकर बताओ कि इसमें से आप कितनों की सवारी कर चुके हो। और ये पिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा इस पिक का नाम बताइए। क्या आप इसका नाम जानते हैं? इसे अंतर्देशीय पत्र कार्ड कहा जाता है। नाम सुना है? एक दौर था जब इसी के माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते थे, जबकि आज ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और वीडियो कॉल्स के माध्यम से हम आसानी से बात कर पाते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे बस्तियों के प्रकार, परिवहन के साधन और संचार के साधन के बारे में। तो बने रहिए इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष जंगवान और आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि मानव बस्तियां किसे कहते हैं। देखिए, बस्तियां वे स्थान होती हैं जहां मानव अपने लिए घर बनाते हैं। जैसे पर्वतों में जहां पर मानव अपने लिए घर बनाते हैं तो उन्हें पर्वतीय बस्तियां कहते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में जहां पर मानव अपने लिए घर बनाते हैं तो उन्हें मानवीय बस्तियां कहते हैं। तो सिंपल, जहां मानव अपने लिए घर बनाता है उस क्षेत्र को बस्ती कहा जाता है, और जहां बस्तियां विकसित होती हैं उस स्थान को बसाव स्थान कहा जाता है, क्योंकि हर जगह पर बस्तियां विकसित नहीं हो पाती हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देखिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी पर्वतीय बस्तियां होती हैं, लेकिन पर्वतों पर हर जगह आप बस्ती नहीं बसा सकते। तीव्र खड़े ढालों पर आप बस्तियां नहीं बसा सकते। उसी प्रकार मैदान होते तो समतल हैं, लेकिन आप मैदानों में भी सब जगह बस्तियां नहीं बसा सकते। जहां पर बहुत अधिक दलदल होता है वहां पर आप बस्तियां नहीं बसा सकते। तो बस्तियों को बसाने के लिए हमेशा सूटेबल कंडीशंस ही होनी चाहिए। इसीलिए जहां बस्तियां विकसित होती हैं उस स्थान को बसाव स्थान कहते हैं। लेकिन मानव के लिए बसाव स्थान हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब मनुष्य हमेशा एक जगह पर नहीं रहा है। आइए समझते हैं। शुरुआत में जब आदि मानव थे तो वो गुफा में रहते थे। उस समय कोई बस्ती नहीं थी। परंतु जैसे ही मनुष्य ने आग का आविष्कार किया तो उससे भोजन पकाना आसान हो गया, और इस कारण से जब वो कहीं से भी शिकार करके लाते तो उसे एक ही स्थान पर इकट्ठा होकर खाना शुरू किया। आग के बाद फाइनली आविष्कार हुआ पहिए का। तो आग और पहिए के आविष्कार के कारण लोगों ने एक जगह पर इकट्ठा रहना शुरू किया, और फाइनली विकास हुआ बस्ती का, जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। हालांकि शुरुआती बस्तियां सीमेंट कंक्रीट की नहीं बनी होती थी, वो सिर्फ घास फूस की बनी होती थी। और ऐसी ही शुरुआती बस्तियां आज आप अनेक अफ्रीकी जनजातियों के घरों के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि आज भी अफ्रीका महाद्वीप में अनेक ऐसी जनजातियां हैं जो ऐसे मिट्टी, घास फूस की झोपड़ियों में रहते हैं। तो इस प्रकार जहां पर लोगों ने अपने घरों को बसाना शुरू किया वह स्थान मानव बस्ती कहलाया। अब ये निर्भर नहीं करता कि वो पर्वतीय है या मैदानी, बस वो मानव बस्ती है। और शुरुआत में बस्तियां कहाँ बसी? जहां पर पानी उपलब्ध था। इसीलिए सभी प्राचीन सभ्यताएं नदी घाटी के किनारे ही विकसित हुई, चाहे वो सिंधु नदी घाटी सभ्यता हो या फिर नील नदी घाटी सभ्यता। तो नदियों के किनारे ही मनुष्य ने बसना प्रारंभ किया, क्योंकि भोजन तो कहीं से भी पकड़कर ला सकते थे, लेकिन पीने के लिए पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए नदी किनारे ही मानव बस्तियां सबसे पहले विकसित हुई। तो ये थी बस्तियां, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि खाने की तलाश, आखेट, संग्रहण और मौसम की मार के कारण बस्तियां परमानेंट और सेमी परमानेंट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, और यही बस्तियों के क्लासिफिकेशंस के रूप में भी सामने आने लगे। स्थायी माने परमानेंट, जो एक ही जगह पर विकसित हो जाती हैं, और स्थायी माने जो कुछ टाइम के लिए बनती हैं। जैसे खाने की तलाश में आप कहीं दूर चले गए तो वहां पर बनी बस्तियां, कृषि कार्य के लिए जिन क्षेत्रों पर आप चले गए तो वहां पर बनी बस्तियां। तो इस तरीके से अस्थायी बस्तियां टेम्पररी होती हैं, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया तो बस्तियों का आकार, प्रकार और स्वरूप भी बदलने लगा। शुरुआत में बस्तियां घास फूस और लकड़ी की बनी होती थी। धीरे धीरे वो पत्थर, मिट्टी और लकड़ी की बनने लगी, और वर्तमान समय में हम सीमेंट, कंक्रीट और ईंट की बनी घरों में रहते हैं। लेकिन एक नया स्वरूप भी अब हमें देखने को मिल रहा है, 3D प्रिंटेड घर। इंडिया के बेंगलुरु में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। तो ये धीरे धीरे क्या है, इनोवेशन है, और भविष्य में भी कुछ नई तकनीकियां आ सकती हैं। तो इस तरीके से डेवलपमेंट के कारण मानव बस्तियों के घर बदलने लग रहे हैं। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो बस्तियां ग्रामीण बस्तियों और शहरी बस्तियों के रूप में डिवाइडेड हैं। मतलब कुछ बस्तियां ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और कुछ बस्तियां शहरी क्षेत्रों में रहती हैं। ग्रामीण बस्तियां वो होती हैं जहां पर प्राथमिक कार्य किए जाते हैं।
बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड कार्य। ये बस्तियां सघन और प्रकीर्ण दोनों प्रकार की होती हैं। यहाँ के जो घर होते हैं वो पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं और यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में मौसमी प्रवास भी देखने को मिलता है। जो बहुत ही ठंडे इलाके होते हैं वहां पर इस प्रकार के प्रवास देखने को मिलता है। और शहरी बस्तियों में लोग बेसिकली सेकेंडरी और टर्शियरी कार्यों में लगे रहते हैं। वहाँ के जो घर होते हैं बहुत ही सघन होते हैं और बेसिकली वहां पर सीमेंट और कंक्रीट के घर ही हमें देखने को मिलते हैं। तो इन शॉर्ट अगर बस्तियों का डिवीजन करें तो वो स्थायी और अस्थायी बस्तियां होती हैं। अस्थायी बस्तियां केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलती हैं, जबकि स्थायी बस्तियां शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती हैं। और शहरी और ग्रामीण दोनों ही बस्तियों की विशेषताएं अभी हमने डिस्कस की हैं। तो ये थी मानव बस्तियां। सेकंड पॉइंट है इसमें परिवहन के साधन। तो शुरू में पहिए के आविष्कार से वर्तमान तक जितने भी इनोवेशंस हुए हैं उसमें अनेक प्रकार के परिवहन के साधनों का विकास हुआ है धीरे धीरे। और इसी कारण अनेक प्रकार के मार्गों का निर्माण हुआ है, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे सड़क मार्ग के बारे में। डेफिनेटली जब पहिए का आविष्कार हुआ तो सड़क मार्ग अपने आप ही बन गए, क्योंकि पहियों के लिए तो सड़क ही चाहिए ना। और सिंधु नदी घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो वहां पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जो स्थल निकले, वहां पर उन्नत किस्म के सड़क मार्ग हमें खुदाई में देखने को मिले। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क मार्ग का विकास सबसे पहले हुआ। भारत में हम सड़कों के प्रकार की बात करें तो आपने सड़क किनारे मील के पत्थर जरूर देखे होंगे। उसमें जो अलग अलग रंग यूज होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे जब मील के पत्थर पर हरा रंग प्रयोग होता है तो वो इसका मतलब है कि वो सड़क स्टेट हाईवे है। जब मील का पत्थर पीले रंग का होता है तो इसका अर्थ है कि वो नेशनल हाईवे की सड़क है। जब मील के पत्थर पर ऑरेंज कलर नारंगी रंग प्रदर्शित होता है तो वो किसी गांव की सड़क को रिप्रेजेंट करता है, जो जनरली पीएमजीएसवाई की सड़क मानी जाती है। और किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर की जो सड़कें होती हैं उसमें मील का पत्थर बेसिकली काले रंग का प्रदर्शित किया जाता है, तो यानी कि वो एक डिस्ट्रिक्ट रोड होती है। तो मतलब आज के टाइम पर इतने प्रकार की सड़कें बन गई हैं कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अलग अलग कलर यूज करने पड़ते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम थोड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सड़क मार्ग से बन सकते हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है NH-44। NH का मतलब है नेशनल हाईवे। जैसा कि अभी हमने जाना कि नेशनल हाईवे में जो मील का पत्थर है उसका रंग होता है पीला। ठीक है, तो NH-44 नेशनल हाईवे 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह लगभग 4112 किलोमीटर लंबा है। यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-548 और NH-118। दोनों ही नेशनल हाईवे हैं और ये 5 किलोमीटर लंबे हैं। एक महाराष्ट्र राज्य में है और एक झारखंड राज्य में है। तो ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें, भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व कहाँ है, तो ये केरल में है। यहाँ पर प्रत्येक 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर 5268 किलोमीटर की सड़क है। और सबसे कम सड़क घनत्व कहाँ पर है, तो वो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ प्रत्येक 100 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर की ही सड़क मौजूद है। अब विश्व में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है, तो वो है पैन अमेरिकन हाईवे, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और 48,000 किलोमीटर लंबा है। तो फिर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है विश्व में, तो वो है चांडलर हाईवे, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और 1.4 किलोमीटर ही लंबा है। अब बात करेंगे रेल मार्ग की। तो जेम्स वॉट के स्टीम इंजन से लेकर आज के बुलेट ट्रेन तक रेल मार्ग बहुत तेजी से विकसित हो गया है। इसमें हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल मार्ग का सबसे लंबा मार्ग कौन सा है, सबसे लंबा रूट कौन सा है, तो वो है विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम के डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और सबसे छोटा मार्ग कौन सा है, यह है नागपुर अजनी का मार्ग, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और केवल 3 किलोमीटर लंबा मार्ग है। भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये है हुबली रेलवे स्टेशन, ये कर्नाटक राज्य में है और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। तो सबसे छोटा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो इसमें इब रेलवे स्टेशन है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे इब इब कहते हैं, IB इब। तो दुनिया में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, यह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, TSR नाम से जाना जाता है और यह रूस के पूर्वी छोर को पश्चिमी छोर से मिलाता है। लगभग 9290 किलोमीटर लंबा है। दुनिया में सबसे छोटा रेल मार्ग कौन सा है, ये एंजल्स फ्लाइट है और यह मात्र 298 फीट लंबा है। मतलब 2 बिल्डिंग्स के बराबर की हाइट में ही ये रेल मार्ग चलता है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब बात करते हैं जल मार्ग की। देखिए, जल मार्ग शुरू से ही इंटरनेशनल ट्रेड के लिए प्रयोग किया जाता था। जैसे आपने सुना होगा कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आए और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो ये सभी समुद्री जल मार्ग से होते हुए ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे।
और आज के समय में जलमार्ग दो तरीके से यूज किए जाते हैं। एक तो है अंतर्देशीय, मतलब एक देश के अंदर ही हम जो वाटर बॉडीज हैं, जो नदियां हैं, झीलें हैं, उनका उपयोग कैसे करते हैं। और दूसरा है इंटरनेशनल रूट्स, मतलब जो समुद्री जलमार्ग हैं, उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि भारत में सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है, जो भारत के अंदर ही सबसे लंबा रूट है, वाटरवे रूट है, वो कौन सा है? तो वो है नेशनल वाटरवे 1, NW1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हल्दिया को प्रयागराज से जोड़ता है और 1620 किलोमीटर लंबा है। दूसरा इसमें कि भारत में सबसे छोटा अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? तो ये है नेशनल वाटरवे 69, NW69। तमिलनाडु राज्य में स्थित है और मात्र 5 किलोमीटर लंबा है। दुनिया में सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? तो यह है मिसिसिपी रिवर, उत्तरी अमेरिका में स्थित है और 3730 किलोमीटर लंबी है। अब बात करते हैं वायु मार्ग की। देखिए, राइट ब्रदर्स के इन्वेंशंस के बाद एविएशन फील्ड में रेडिकल चेंजेस आए और आज जितना भी इंटरनेशनल ट्रेवल किया जाता है वो वायु मार्ग के द्वारा किया जाता है। तो इसमें दुनिया में सबसे लंबा वायु मार्ग कौन सा है? तो यह है न्यूयॉर्क सिटी से सिंगापुर का रूट, जो लगभग 9585 मील लंबा है और इसमें 18 घंटे 40 मिनट लगते हैं। दुनिया का सबसे छोटा वायु मार्ग कौन सा है? तो यह है लोगान एयर वेस्टवे से पापा वेस्टवे के बीच, मात्र 1.7 मील लंबा, जिसमें जाने में मात्र 53 सेकंड लगते हैं। ये एक्चुअली ग्रेट ब्रिटेन के उत्तर में स्थित स्कॉटलैंड के दो द्वीपों को आपस में कनेक्ट करता है। भारत में सबसे लंबा वायु मार्ग कौन सा है? तो न्यू दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर, जिसकी दूरी है 2482 किलोमीटर और इसमें लगते हैं 18 घंटे 40 मिनट। और भारत में सबसे छोटा वायु मार्ग कौन सा है? तो ये सिलचर से शिलोंग के बीच में है, जो मात्र 134 किलोमीटर दूर है और 40 मिनट का इसमें समय लगता है। अब फाइनली हम बात करेंगे संचार के साधनों की। देखिए, संचार का अर्थ होता है दूसरों के पास तक अपनी सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ये वाली फोटो दिखाई थी, जिसे अंतर्देशीय पत्र कार्ड कहते हैं। शॉर्ट में कहूं तो चिट्ठी लिखते हैं। तो शुरू में जब चिट्ठियां लिखा करते थे तो वो चिट्ठी ऐसे होती थी और इसके माध्यम से ही हम अपनी बातों को अपने परिवारजनों तक ही पहुंचा सकते थे। इसके अलावा गवर्नमेंट को अगर कोई सूचना हमें देनी होती थी तो वो न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से हम तक पहुंचाती थी। परंतु धीरे धीरे लैंडलाइन फोन्स लोगों के घरों में आने लगे और वो आपस में आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे। परंतु जैसी ही टेक्नोलॉजी बढ़ी, कार्बन की 2 डायमेंशनल लेयर ग्राफीन का विकास हुआ, तो हमारे सामने आया टच स्क्रीन मोबाइल, और जिसके माध्यम से व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेज करना बहुत आसान हुआ और हम आसानी से एक दूसरे के नजदीक आने लगे। और इन सभी के विकास में सैटेलाइट का बहुत अधिक योगदान है। तो ये सभी संचार के साधन हैं जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। शुरुआत में कम्युनिकेशन के साधन कम थे, लेकिन धीरे धीरे तकनीकी के विकास के साथ साथ न केवल उनकी संख्या बढ़ने लगी, बल्कि हम और बेहतर तरीके से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने लगे। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना मानवीय बस्तियों के बारे में, परिवहन के साधनों के बारे में और संचार के साधनों के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।